ट्राइबल सोसाइटी को जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे तो हाउ विल दे कम इनटू द मेन स्ट्रीम। अभी कोशिश हम कर रहे हैं कि तालीम की तरफ तवज्जो दें और ख़ासकर फीमेल एजुकेशन। बिलियंस ऑफ रुपीस हम इन्वेस्ट करते हैं, PhDs कराते हैं। गवर्नमेंट का जो मैंने देखा है फ्रॉम 91 टू 99, उस ज़माने में ये चोरी वगैरह से लोग शर्माते थे। बदकिस्मती से एक सूबे के टीचर का भर्ती होगा पैसों पे, तो उससे आप रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करते हैं आपको वॉइस ऑफ सिंध के इस खुसूसी प्रोग्राम बैठक में। और मैं आपकी होस्ट बाक पीरज़ादा। जैसा कि आप सब बिल्कुल इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में ख़ास शख्सियात को हम इनवाइट करते हैं। बहुत अहम शख्सियात होती हैं जिनका किरदार, जिनका काम हमारे पूरी सोसाइटी पर असर करता है और उन्होंने अच्छे तरीके से अपने आप को, अपनी ज़ात को सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया होता है। और उन्हीं शख्सियात से जब बातचीत होती है तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, इंस्पायर होते हैं हम उनसे। तो इसी तरीके और भी बहुत सारे खूबसूरत बातें होती हैं हमारे प्रोग्राम में, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो देखने वाले हैं, नाजरीन हैं, उनके लिए आज का शो भी ख़ास रहेगा, यादगार रहेगा। क्योंकि हमारे साथ जो अहम शख्सियत, जो मेहमान हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो बहुत ही एक मुनफरद किरदार है उनका। और अपने आप को जिस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के गवर्नर हैं, और मैं बताती चलूँ कि 24वें गवर्नर हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हम वेलकम करते हैं सर को हमारे प्रोग्राम में। शेख जाफ़र खान मंदोखेल साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके सर? बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। बिल्कुल खैरियत। थैंक यू सो मच। बहुत हम मशकूर हैं कि आप अपने बहुत बिजी शेड्यूल से आपने हमें टाइम दिया है। और हम बिल्कुल, मुझे पता है कि किस तरीके से, कितना मुश्किल, और 11th आवर पर जो है एक हमारी कोलैबोरेशन हो गई है और ये मुमकिन हो पाया है कि हम आपके साथ एक प्रोग्राम करें। आपका शुक्रिया, अपनी मोहब्बत से बुलाया, आपकी चाहे सिंध फोरम के उस पे आपका शुक्रिया। टाइम तो इंसान बिल्कुल, यू हैव टू स्पेंड टाइम। सारे ये एक नहीं, लाखों लोग देखते हैं ये प्रोग्राम, इससे फिर इंस्पायर भी होते हैं। बिल्कुल, ये भी एक सबसे बड़ा काम तो यही है। बहुत अच्छी बात, बहुत बखूब आपने जो है बहुत अच्छी बात फरमाई है। और मैं यही समझना चाह रही हूँ कि जो हमारे आजकल के नौजवान हैं, आपसे ज़रूर जब बातचीत होगी तो मैं और भी मज़ीद आपके हवाले से बात करूँगी, आपका जो सियासी करियर है पूरा उस हवाले से। लेकिन सबसे पहले एक बात जो मैंने बहुत खूबसूरत बात थी, कहीं पढ़ी थी सर, कि किसी भी कौम को तरक्की करने के लिए, उस अपने पूरी सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ के लोगों का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बलूचिस्तान के हवाले से हमें बताएं कि वहाँ के तालीमी निज़ाम के हवाले से क्या कोई ख़ास प्लानिंग है, या किस तरीके का क्या वहाँ के जो है उस हवाले से प्लानिंग हमें बताएं कि क्या टास्क है, और तालीम कितनी ज़रूरी है किसी भी कौम को, किसी भी जो है सोसाइटी को ग्रो करने के लिए। हाँ, डेफिनेटली बलूचिस्तान, स्पेशली ट्राइबल सोसाइटी में बलूचिस्तान तमाम ट्राइबल है, चाहे जो भी उधर कौमें आबाद हैं वहाँ, चाहे बलूच है, चाहे पठान है, चाहे दूसरे तमाम ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल सोसाइटी को जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे तो हाउ विल दे कम इनटू द मेन स्ट्रीम। तो बलूचिस्तान थोड़ा अभी तक इस मामले में मैं समझता हूँ कि इतना खुशकिस्मत नहीं है। तालीम हम अच्छा अभी तक उस एप्टल द मार्क नहीं दे सके जैसे पंजाब में है, या KP में है, या इवन सिंध में है। जी। तो अभी कोशिश हम कर रहे हैं कि तालीम की तरफ तवज्जो दें और तालीम को लोगों को, ख़ासकर फीमेल एजुकेशन जो है वो लैक कर रहे हैं। जी। हमारी सोसाइटी में जो सबसे ज़रूरी होती है, एक पढ़ी लिखी माँ ही अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, उसके तरफ हमारी इस वक्त टारगेट है। बहुत अच्छी बात की। और इस टारगेट में सबसे पहला क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपकी प्लानिंग्स क्या है और किस तरीके से इस जो है इस खाल को पुर किया जा सकता है? उसका एक ये है कि एक तो सबसे पहले जो गोश्त स्कूल्स हैं, बदकिस्मती से हमारे गोश्त स्कूल भी बहुत होते हैं। गोश्त स्कूल या टीचर जब रूरल एरिया में ड्यूटी नहीं देते हैं, उनको सबसे पहले एक्टिव करना कि वो प्रॉपर हर टीचर जा कर के अपने एरिया में वो पढ़ाए। सेकंड, टीचरों की भर्तियों पे पैसे लिए जाते हैं, वो हम लोगों का टारगेट है कि
उसको हम मेरिट पे कर दें, और अभी हमने कुछ बहुत किया भी है। बेहतरीन बेहतरीन। तो जब एक बदकिस्मती से सूबे के टीचर का भर्ती होगा पैसों पे, तो 10-15 लाख रुपए एक भर्ती पे देगा, तो उससे आप रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो ये हमारे गोल्स हैं, इसको हम देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह इन चीज़ों को हम रुकवा दें। सही। ये एब्सेंटेइज्म ऑफ द टीचर्स, और हर गांव में एक स्कूल देना, और उसके मास्टर अच्छा टीचर जो उधर जाकर के पढ़ाए भी वो, और ख़ुसूसी तौर पर फीमेल एजुकेशन जो लैक करता है उसको हमने कवरेज ज़्यादा करनी होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और आपने जो तरीका बताया, जिस तरीके से आपने जो जो चीज़ें इंडिकेट करवाई हैं, ये वाकई में इस चीज़ का सबूत है कि आपने ख़ास इस चीज़ पे अपना ध्यान दिया है, और इस चीज़ के हवाले से, इसको इम्प्रूव करने के हवाले से, इस तालीम को और ज़्यादा आम करने के लिए कुछ सोच रहे हैं। औरतों की बात आपने की है, लड़कियों की एजुकेशन, बच्चियों का एम्पावर होना, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है आजकल दुनिया बहुत ही आगे बढ़ गई है। और हम पाकिस्तान ओवरऑल एज ए मुल्क लेकर भी अगर देखें तो दुनियावी सतह पर हम बहुत पीछे हैं। उसमें भी ख़ास एक बलूचिस्तान के अपनी, लेकिन मैं देखती हूँ कि वहाँ की जो औरतें हैं, वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट का काम है, वहाँ की जो सिलाई कढ़ाई है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इस हवाले से उस कल्चर को, उस हैंडीक्राफ्ट को, उस आर्ट एंड क्राफ्ट को जो बलूचिस्तान की ज़मीन से वाबस्ता है, उसको प्रमोट करने के लिए कोई आपने कोई ख़ास कुछ प्लानिंग कर रखी है? वो तो अभी तक गवर्नमेंट ने अपनी कोशिशें की है, स्मॉल इंडस्ट्रीज ने अपने कोई यूनिट्स वगैरह खोले, ठीक, लेकिन कोई वो इतना प्रमोट नहीं हो सका। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेट। मैं ये सरकार में मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में 35 साल से तकरीबन फ्रॉम 1990 में इसमें एक्टिव हूँ। जी जी। इस चीज़ को जी प्राइवेट सेक्टर में वो फिर भी अभी बढ़ रहा है, वो कर रहे हैं। हमने ख़ुद कोशिश की है, इस तरह ये सेंटर्स हमने खोले, उसका मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा असर नहीं आया जितना आना चाहिए था। अच्छा, और आपने और जैसे वो अभी, मैं समझता हूँ इस वक्त एक बड़ा रोज़गार का ज़रिया भी है, बिल्कुल है, और औरतों का एक बिल्कुल वो आप इसको कह सकते हैं होम इंडस्ट्री भी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आइंदा वक्त में अगर आप इस तरह आपके जो है इस चीज़ को अगर वर्ल्ड वाइड प्रमोट करें, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो बलूचिस्तान की औरतें हैं वो दुनियावी सतह पर सबसे आगे आ सकती हैं, क्योंकि इतना आपके पास एक रिच है, हमारे पास इस चीज़ का एक टूल है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा काम कहीं भी नहीं नज़र आता। बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा काम होता है बलूचिस्तान का। यस, वो स्पेशली हमारी ये पश्तून को अपने डिज़ाइंस होते हैं, और ये बलोची कशीदाकारी के काम तो बड़े मशहूर होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं। इवन यहाँ तक भी है कि एक एक कमीज़ जो हमारे जैसे लोग जो अपने बच्चों के लिए शादियों में बना करके देते, जी जी, 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए के एक एक कमीज़ पड़ता है, वो जो लंबा बनाते हैं। बिल्कुल। उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती जो होता है यही जो कढ़ाई, ये जो हाथ का काम जो है, ये खूबसूरत काम होते हैं, बहुत खूबसूरत। और उस चीज़ को हम प्रमोट भी कर रहे हैं। उस चीज़ को हम बलूचिस्तान का एक बड़ा एक खूबसूरत काम है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आपने अभी खुद भी सर फरमाया कि आप 1990 से लेकर गवर्नमेंट असेंबली गवर्नमेंट से, अपने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। अलग अलग आपने ओहदों पर काम किया है, आप मिनिस्ट्री भी आपने देखी है, फाइनेंस में, एजुकेशन में, अलग अलग ओहदों पे काम किया है। आपका अपना वक्त कौन सा ऐसा गुजरा है, कौन सी ऐसी पोस्ट में जो आप समझें कि यादगार वक्त है और मैं चाहूँगा कि मुझे और मौका मिले और मैं अच्छे तरीके से अपने आप को इसमें और सर्व करूँ? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का जो मैंने देखा है फ्रॉम 91 टू 99, ये एक अच्छा पीरियड था। अच्छा। उस जमाने में ये चोरी वगैरह से लोग शर्माते थे। अच्छा। और ये इस तरह हाल नहीं थे जैसा अभी है। 2000 के बाद या 2005 के बाद फिर वो हालत नहीं रहा। 2018 के बाद तो अभी बिल्कुल स्पॉइल हो गया। हकीकत में ये है कि वो चीज़ नहीं रहा। उस वक्त हमारे यहाँ पूरी कैबिनेट में एक थोड़ा बहुत कोई भी हमारा कुलीग अगर कुछ उसके मतलब शिकायत आती तो वो शर्माता
जी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। और उसकी मैं समझती हूँ सर सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी भी है। हमारा आज का नौजवान अगर बेरोजगार बैठा रहेगा तो जाहिर है उसको पेट पालना है और बहुत सारी और ज़रूरियात है जिसकी वजह से वो इन दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के शहरियों के लिए रोज़गार के हवाले से आप क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं? वो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करना होगा वहाँ इन चीज़ों को, ताकि क्योंकि सरकार में अभी वाहिद एम्प्लॉयर सरकार है, गवर्नमेंट है, कितना करेंगे? ऑलरेडी 70-80% बजट हमारी तनख्वाहों, मराहत और इन चीज़ों में हमारा नॉन डेवलपमेंट में चला जाता है, ये ऑलमोस्ट 80%। तो उसमें हम मज़ीद हमारे साथ कोई गुंजाइश नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को हम तवज्जो दे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आगे लाएं, माइंस एंड मिनरल्स में, दूसरों में, ताकि हमारे नौजवानों को कोई रोज़गार मिले, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत उधर है। क्योंकि बलूचिस्तान का एक कुदरती एक बदकिस्मती है, जैसे सिंध के अंदर जो है यहाँ ज़मींदारी भी है, खेतीबाड़ी भी है, दूसरे है उसमें इंगेज होते हैं। बलूचिस्तान में ये खुश्क एरिया है, इतने ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, मिनरल सेक्टर्स को अभी हम आगे ले जा रहे हैं उसके लिए। बहुत अच्छी बात है। और इसके हवाले से मैं समझती हूँ जो सबसे अहम किरदार और जो ख़ास एक नया कदम होगा जिसको CPEC कहते हैं, तो CPEC के बाद आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान की जो अपनी माशी हालत है, इकोनॉमी है, वहाँ के जो ट्रेडिंग सिस्टम है, वहाँ के नौजवानों का काम करना, इस चीज़ का CPEC का बलूचिस्तान पे क्या असर समझते हैं कि आइंदा वक्त में कैसा होगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। मुझसे। जब भी हमारे चाइनीज़ दोस्त, मैं चाइना भी गया हूँ कई दफ़ा, मैंने कहा CPEC इज़ बलूचिस्तान। जब तक उसका बेनिफिट बलूचिस्तान में कोई वाज़ेह नज़र नहीं आएगा तो लोग आप लोगों के इन तमाम प्रोजेक्ट से मुतमईन उधर नहीं होंगे। CPEC का कोई वाज़ेह डेवलपमेंट का प्रोग्राम, कोई जैसे इनका ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह का जो ओरिजिनल प्रोग्राम था, अगर इन चीज़ों को वो बढ़ाएं तो लोगों के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है CPEC इज़ बलूचिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा फरमाया आपने। और अभी भी जैसे आपने बोला कि पहले बहुत ज़्यादा अमन होता था, बीच में थोड़ी सा इस तरह का माहौल हो गया, न सिर्फ बलूचिस्तान में पर ऑल ओवर द वर्ल्ड और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान में। लेकिन अब मैं माशाल्लाह देखती हूँ कि बलूचिस्तान के लोग, वहाँ की औरतें, वहाँ के जो है एक अपना माहौल तब्दील हुआ है, बेहतर हुआ है और जो है बेहतर हालात हो रहे हैं, नज़र आ रहे होते। तो आइंदा इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी क्या वजह क्या हो सकती है, और जो ये तब्दीलियाँ आ रही हैं इनकी क्या वजह आप समझते हैं? कि क्या बलूचिस्तान के लोग आप समझते हैं कि थोड़े एम्पावर हो गए, तो क्या तालीम का इसमें कोई किरदार है या उनके लोगों का किरदार है? बेसिकली बलूचिस्तान में मैंने कहा लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। जितना हम एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करेंगे उतना ही वो लोग यूथ को एंगेज करेंगे तो यूथ ठीक होगा। बिल्कुल। ऐसे वक्त भी आए हैं कि पैसे सारे ख़त्म होते जाते, किसी को कोई उसकी बेनिफिट नहीं पहुंचती थी। अभी हमारी कोशिश है कि हम इस चीज़ को किसी तरह ये कंट्रोल कर लें। और वैसे भी हमारे ये खिता जो है, इफ़ यू कैन सी फ्रॉम 79 ऑनवर्ड्स आज तक ये एपिसेंटर है कन्फ्लिक्ट जोन का। तो उस वजह से इसके असरात, चाहे अफगान वार हो, चाहे ईरान में इनकलाब आया हो, चाहे दूसरे हो, उसके असरात डेफिनेटली हमारे ऊपर भी पड़ते हैं। क्योंकि हम सारे बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, KP और बलूचिस्तान बॉर्डरिंग एरियाज़ है, इनके असरात हमारे ऊपर डेफिनेटली आते हैं। ये पूरा एरिया जो एक कन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, उससे एक बलूचिस्तान के हालात पे नेगेटिव असर पड़ा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इससे हम उसको निकालेंगे। बिल्कुल ऐसी बात आपने की है कि मैं समझती हूँ कि इस चीज़ का रियलाइज़ करना ही बहुत बड़ी बात है कि आपको एहसास हो कि क्या लैकिंग पॉइंट्स क्या है और बेहतरी किन डिपार्टमेंट्स में आनी चाहिए, किन किन जगहों पर बेहतरी की गुंजाइश है। और ये एहसास रखना, इसको कहते हैं कि दूर अंदेशी। आप जैसे लोग जो आप ऐसे ओहदे पर बैठे हुए, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप जो है अपना काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ा एक समझ लें फ़र्ज़ है जो इस ओहदे पर जो भी शख्स बैठे तो वो अपने कंधों पर फील करता है। आपको क्या लगता है कि जो खूबसूरती है पूरी बलूचिस्तान की,
गवादर देख लें, वहाँ के बीचेस देख लें, अब इस तरफ रुझान ज़्यादा हो गया है। पहले तो बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है लेकिन दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ था। तो टूरिज्म के हवाले से आप कोई ख़ास कोई प्लानिंग कर रहे हैं? आप हमें हमारे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए इस हवाले से। टूरिज्म में कुछ कंसेशंस देने पड़ेगी। जो दुनिया के एक टूरिज्म है जी। उसमें उनके बराबर हमको लाना पड़ेगा। ख़ुसूसी तौर पर अगर हाईलैंड्स में आप देख लें, जैसे ज़ियारत या ये एरिया जो है बड़े खूबसूरत है। हमारे जोब इन इलाके की जंगलात बड़े खूबसूरत है। कोस्टल बेल्ट पर अगर आप देख लें, फ्रॉम ये लस वेलिस से जब शुरू होता है राइट अप टू जवनी, ये 500-600 किलोमीटर कोस्टल बेल्ट है और दुनिया का खूबसूरत तरीन कोस्टल बेल्ट है। इसको डेवलप किया जा सकता है। उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये अमन अमान का बेहतर होना जी, और दूसरा ये है उनको थोड़ा जो इंटरनेशनल सतह पे, जैसे जिधर भी आपकी कोस्ट पे जिधर भी आपके बीचेस होते हैं या बीच सिटीज़ होते हैं, वो हमको कोशिश कर रहे हैं कि उनको वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें वहाँ, ताकि ये एक बड़ा अट्रैक्टिंग बन सकते हैं। सिर्फ कराची से करोड़ों लोग साल के जा सकते हैं इस एरिया में, जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक आमदन का जरिया भी बनेगा और आगे पूरे मुल्क में नहीं बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान नहीं पूरी दुनिया से लोग आएंगे। नो डाउट आएंगे। अभी अगर आप देख रहे मेडिटेरेनियन में या आप ये जो मलेशिया, इंडोनेशिया, आपके पुकेट, बैंकॉक वगैरह, इनमें पताया वगैरह ये बीचेस जो हैं ये पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। मेडिटेरेनियन में अगर आप देख लें, और यकीन करें सर, उससे ज्यादा खूबसूरत अपना पाकिस्तान है, अपना उनसे ज्यादा हमारे एरिया खूबसूरत है। मैंने वो बीचेस भी देखे, वो समंदर भी देखे। हमारा माशाल्लाह बलूचिस्तान का जो कोस्ट है इतना नेचुरल खूबसूरत एरिया कोई नहीं है, कहीं नहीं है। वहाँ के बीचेस तो बिल्कुल साफ पानी होता है। और हम रिसेंटली मेरे कुछ जानने वाले दोस्त थे जो वहाँ जाके तस्वीरें वगैरह शेयर करते हैं, तो हमें यकीन नहीं आता कि ये बलूचिस्तान की तस्वीर है, इतना खूबसूरत है। बिल्कुल, हकीकत में हमारे कोस्ट तो बड़े खूबसूरत है। बदकिस्मती हमारी है कि आज तक इसको प्रॉपर तवज्जो नहीं दिए गए हैं। कुछ मैंने कहा टूरिस्ट के कुछ अपने लवाजमात होते हैं, कुछ आपने वो कानून में भी उनके लिए नरमी करनी होगी ताकि लोग अट्रैक्ट हों उधर। बिल्कुल डेफिनेटली टूरिस्ट आज़ादी थोड़ी चाहते हैं, ताकि उधर अगर इतनी पाबंदी आप लगाएंगे, आप कोस्ट मदरसा बनाएंगे तो कौन जाएगा उधर देखने। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो जैसे सियासी हवाले से आपके साथ लोग गुफ्तगू करते हैं, एक अपना सियासी तजुर्बा आपका अलग आपसे लोग पूछते हैं, इसके हवाले से इससे थोड़ा सा हट कर अगर इंसान पर्सनली ज़ाती तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या एक अलग आप कौन सी हॉबीज़ हैं और क्या करते हैं? आपको म्यूज़िक में दिलचस्पी है, आपको जो है अलग अलग जगहों पर घूमने का शौक है, तो घूमने का टूरिंग का शौक है मुझे, टूरिज्म का शौक, बच्चों को भी ले जाता हूँ, यूरोप जाता हूँ, इधर ही घूमता हूँ। ये हम मेरे पर्सनल हॉबी। अदरवाइज पॉलिटिकल लाइफ इतनी एंगेजमेंट वाली होती है, यू डोंट गेट दैट मच टाइम। एग्जैक्टली, तो इस वजह से तो ये साल का मैं 1-2 महीने टूरिंग करता हूँ, वो मेरा शौक है। सर्दियों में फिर सिंध आता हूँ, सिंध में भी मुझे इंटीरियर काफ़ी पसंद है, काफ़ी दोस्त भी हैं हमारे। सिंध के कौन से आप जो है शहरों में और कौन कौन सी जगहों पर जा चुके हैं? ये नॉर्मली हम जाते हैं, ये हैदराबाद जाते हैं, दादुई इस एरिया जाते हैं, खासकर अरे वाह, ये आउटस्कर्ट्स में वो लड़काने जाते हैं। जी 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 जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। हमारा सिंध पूरा बहुत खूबसूरत है, बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है। ये जो हमारे अपने शहर के लोग हैं ना, इसमें मैं समझती हूँ अपनाइयत बहुत ज़्यादा मिलती है। आप अगर बलूचिस्तान भी चले जाएं तो एक सिक्योरिटी एक फैक्टर अपनी जगह, लेकिन फिर भी जो वहाँ के लोग मिलते हैं वो बहुत वेलकमिंग होते हैं। और इसी तरह सिंध में चले जाएं या पंजाब में चले जाएं, सिक्योरिटी हमारी अपनी उसका हिस्सा नहीं, हमारे वो क्या कहते हैं सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने जी जी बिल्कुल ऐसा ही इनसिक्योर कुछ एरियाज को बना दिए हैं। अदरवाइज हमारे लोग बड़े हॉस्पिटलिटी में बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल खासूसी तौर पर ये मकरान
ये बेल्ट तो ऐसा है, अगर आप कोस्टल जो बेल्ट जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं, जी जी, इधर के तो लोग भी इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और यहाँ किसी किस्म का वो ट्राइबलिज्म या दूसरा वो नहीं होते हैं, सारे हर एक वेलकम भी करता है। सिक्योरिटी का आर्जी कोई मसला ये बना हुआ है, ये मैंने कहा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है, या इंटरनेशनल इंटरेस्ट की वजह से, वो भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग लगे हुए हैं कि उसको हम काबू कर लें और उसको जल्द कर लें इंशाल्लाह। बलूचिस्तान में ये आपको नज़र नहीं आएगा आगे सिक्योरिटी का मसला इतना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि हालात बेहतरी की तरफ जाते नज़र आते हैं और वाज़े तौर पर इस चीज़ को हम सब ने फील किया है, महसूस किया है। और सर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि तालीम के हवाले से जो आप जिक्र कर रहे थे, स्कॉलरशिप्स के हवाले से लोग जाते हैं बलूचिस्तान से, लाहौर आके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या कराची में, विद इन नेशन वाइड में बात कर रही हूँ, अगर आप पाकिस्तान को ही सिर्फ देखा जाए तो एक सियासतदान होने के तौर पर ऐसा कोई ख़ास आप कोई स्कॉलरशिप्स देते हैं वहाँ के बच्चों को, या उसको उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है गवर्नमेंट बलूचिस्तान? यस डेफिनेटली। तो ईयरली कितना रेशो कितना होता है जो इधर मुल्क के अंदर भी कर रहे हैं हम लोग, उसमें बिलियंस ऑफ रुपीस हम इन्वेस्ट करते हैं, उनको हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भिजवाते हैं, सही PhDs कराते हैं दूसरे, उसमें हम लोगों का काफ़ी। तो ईयरली क्या रेशो होता है स्टूडेंट? गवर्नमेंट पंजाब भी काफ़ी स्कूल्स में उन्होंने दाखिले रखे हुए हैं, सही, सादिक पब्लिक स्कूल में, इसी तरह HSN में, दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, उसके लिए चांदबाग में, ये इन स्कूलों में लड़कों के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप रखे हुए हैं, वो करवाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी दे रही है इस सिलसिले में काफ़ी मदद। ज़बरदस्त। कोई ऐसा ख़ास रेशो आप बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या रेशो है स्टूडेंट्स का और तालीम के नौजवानों का जो बलूचिस्तान से स्कॉलरशिप के थ्रू या फंड के थ्रू आप जो है यहाँ तालीम के लिए वो लोग आते हैं? ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट किए हैं। अच्छा, तो अभी ये इब्तिदाई स्टेजेस में है, ओके, जिनको बाहर हम भिजवा रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। थ्रू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान फंडिंग हम लोग बाहर भिजवा रहे हैं। अच्छा, तो वो अभी हमने स्टार्ट किया है, इब्तिदाई उसमें है, इंशाल्लाह आगे उम्मीद है कि ये हमारे लड़कों को जो बाहर पढ़ना चाहते हैं या हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग काफ़ी मौके पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, ये बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने। और जैसे ज़ाहिर है इंसान अक्सर इस तरह की हकीकत को देखता है ना, इंसान हकीकत पे मबनी कोई फ़ैसला करता है, और जब असेंबली के हवाले से या गवर्नमेंट में आपकी कोई पोस्ट और आप उस हवाले से एक बड़ी जिम्मेदारी जब आपको दी जाए, तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है आवाम का भरोसा जीतने के लिए? ऐसा कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस पब्लिक का ये है कि सच बोलना तो आप झूठ ना बोलें किसी को। जब तक आप सच बोलेंगे और पब्लिक का पैसा पब्लिक के ऊपर खर्च करेंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बहाल होगा। जिस माशरे में करप्शन होगी तो उस माशरे में फिर या गवर्नमेंट के लोग करप्शन में इन्वॉल्व होंगे, वहाँ ये प्रॉब्लम आएगी कि लोगों को कॉन्फिडेंस उठने पड़ेगा। हमको ये मामलात भी आगे ले जाने होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। सच बोलना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत कम बोला जाता है। और आप जो है जब तक आप नहीं बोलेंगे और किसी कोई और अल्टरनेट नहीं है, मैं टीवी पे इंटरव्यू दे दूंगा, चाहे गलत भी जितना बोल दूं, लोग मुतमईन नहीं होंगे। अगर मैं 10 बातें सच करूंगा उससे लोग मुतमईन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात। और आवाम का जो पैसा है उसको करप्शन से निकाल करके आवाम पे खर्च करना, ये हमारी गवर्नमेंट्स का आजकल बड़ी कमज़ोरी बन गई है कि उसमें ये करप्शन का एलिमेंट जब तक हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक लोगों का कॉन्फिडेंस हम नहीं जीत सकेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक समझने बड़ा दाग है जो एक तहमत के तौर पर लग जाता है और फिर उससे सोसाइटी बाहर नहीं निकल आती, आवाम भरोसा नहीं कर पाती है। ये हिस्ट्री ने, तारीख में बताया है कि ऐसे सियासतदान भी रह चुके हैं जो लोगों के दिलों में आज तक घर कर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का काम किया है, ऐसी खिदमात सरंजाम दी हैं कि सोसाइटी की ग्रोथ हुई है। लोग आपके फुटप्रिंट्स को देखते हैं कि आप क्या छोड़ करके पीछे गए, बिल्कुल, ये आपने क्या किए।
ज़बानी दावों से कि मैं बहुत अच्छा आदमी, मैं बहुत ईमानदार हूँ, इससे कोई नहीं। वो अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, आप लोगों को बेनिफिट, पब्लिक मनी पब्लिक पे खर्च करेंगे, उस वक्त पब्लिक के एक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा और उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो सियासतदानों पे भी बहाल होगी और गवर्नमेंट्स के ऊपर भी बहाल होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और जब आपने बोला है कि सर आप घूमते फिरते हैं, इसके हवाले से सियासतदान से अलग जब आप सियासी सरगर्मियों के अलावा जब घूमते फिरते हैं तो फिर मौसीकी को सुनना पसंद करते हैं या अदब से आपका अपना ताल्लुक़ है, उसमें इंटरेस्ट है, आप शेर व शायरी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे क्या आप करते हैं कि आपके सफ़र जो है वो अच्छा गुजरे और यादगार गुजरे? नेचर को ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। हाँ, नेचर को ज़्यादा पसंद करता, डेफिनेटली। किताबें वगैरह तो वैसे ही आजकल मोबाइल ने वो किताबों की जगह ले ली है, किताबें कम हो गई, पहले पढ़ता था बहुत। अच्छा। अभी भी शौक है किताबों का, लेकिन कम मौका मिलता है मसरूफियत की वजह से। बाहर नेचर जो है उनको देख करके दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ उनको दिखाना, वो एंजॉय करना। अरे वाह। और जो कुदरत से करीब है वो बंदा, वो नेचर से कनेक्टेड है, तो जाहिर है वो हसास भी होता है, इमोशनल भी वो होता है और अपनी स्टेट, अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करता है। आजकल आप सिंध आए हुए हैं और आप सिंध के मेहमान हैं। वैसे तो सिंध आपका अपना घर है, लेकिन सिंधी खादों का एक अपना ही टेस्ट होता है। कौन सा ऐसा सिंधी खाना है जो आप को पसंद है? एक तो सिंधी हलवा बड़ा अच्छा होता है, जो सिंधी हलवा। हाँ, ये जो हलवे बनाते हैं ये इनका अच्छा होता है। एक मैंने जो मछली जिस तरह सिंध वाले बनाते हैं फिश, वो किधरी पाकिस्तान में किधरी भी नहीं बनता है। वैसे ही सिंधी तमाम डिशेस जो है बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ जो एक्स्ट्रा यूनिक है जी, वो ये है। अरे वाह। सिंधी मछली तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। फ़िश जो है सिंधियों का एक अपनी एक ख़ास रेसिपी के तरीके से बनाई जाती है और उसका टेस्ट भी अलग होता है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। और जब सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, फिज़िकली और मेडिकली इंसान अपनी सेहत के हवाले से जब तो बलूचिस्तान में कोई इस तरह की कैंप्स वगैरह जब होती हैं तो आप उसकी सिक्योरिटी के हवाले से या आइंदा वक्त में ऐसी कोई ख़ास प्लानिंग आप कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों के लिए? ज़्यादा सिक्योरिटी भी इतना प्रॉब्लम नहीं है अब, नहीं है। बड़े शहर हैं उनमें इतना सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं होते। अच्छा। कुछ एरियाज में डेफिनेटली हैं। अच्छा। बड़े शहर है, अगर कोयटा में कोई कैंप लगाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नॉर्थ में लगाए, रोड में कैंप्स वगैरह, इवन नॉर्मल उनको पुलिसिंग भी नहीं चाहिए होती कोई इतने ज़्यादा। ये एक चीज़ को एक्सप्लॉइट भी बहुत किया जाता है। हाँ, ये भी बात आपकी सही कह रहे हैं आप। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर कोई आए और कहे कि हम मेडिकल कैंप्स लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे अलग अलग, तो आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें। हम वेलकम करेंगे। ठीक। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप लोग कराची वाले आए, क्योंकि कराची मैं समझता हूँ कि तालीम के लिहाज से भी पाकिस्तान का एक सबसे एडवांस शहर है और हेल्थ के हिसाब से भी यहाँ के जो डॉक्टर्स है या अस्पताल है वो बड़े मशहूर और बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई आएगा वहाँ कैंप्स करेगा या वहाँ उनको जो होगी हमारी गवर्नमेंट, हम खुद भी उनको फैसिलिटेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हमारे वक्त जो है वो पूरा हो गया हमारे प्रोग्राम का। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बातचीत कर कर। आप क्या हमारे नौजवान जो हमारा तबका है जो इस वक्त आपको देख रहा है, एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे आप उनको? मेरा इनको डेफिनेटली इनके थ्रू इनको पूरी सोसाइटी को ये है कि इस मुल्क का बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक कर्ज है। इस मुल्क के लिए हमको काम करना चाहिए। बहुत खूब। जो खुदा ने हमको जिस तरह मुल्क दिए, दुनिया में बहुत काम होते हैं। मैं ये नहीं है कि मैं इस वक्त गवर्नर हूँ, मैं खुश हूँ इससे। इसके माँ सिवाय भी गवर्नरी ये तो आती है, मुझसे पहले भी कई गवर्नर आए, ये जाएगी। लेकिन इस पाकिस्तान ने हमको बहुत कुछ दिया हुआ है, इसकी हम खिदमत कर ले और इसकी बुनियादों को हम मजबूत कर ले और जितना इसने हमको दिया है हमको अपनी कंट्रीब्यूशन में
मुल्क के हवाले भी इतना करना चाहिए। अरे वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन मैसेज दिया है आपने, और जो आपने जिस तरीके से अपने अंदाज में इस चीज़ को बयान किया है वो बहुत ही खूब है। और नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और वंस अगेन हम गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हैं हम कि वो आए हैं और हमारे इस शो में हमें टाइम दिया उन्होंने। उम्मीद है कि आपको हमारी इस बातचीत से बहुत जो है कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आइंदा दूसरे प्रोग्राम में एक और खूबसूरत शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम वॉइस ऑफ सिंध के साथ जुड़े रहिए।